20 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं सीएम धामी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या का कर सकते हैं दौरा। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। इंडिया गठबंधन से हरिद्वार सीट मांगेगी समाजवादी पार्टी। जल्द अखिलेश यादव को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जल्द खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन जल्द मिलेंगे। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम होगा शुरू। जल्द हटाई जाएगी बद्रीनाथ मार्ग से बर्फ। एक बार फिर से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जताया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। और बात करेंगे हम देहरादून की। देहरादून से खबर सामने आ रही है। राजधानी देहरादून से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी जीत की तैयारी में लगी हुई है, जिसके चलते 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की आज से शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री ने बताया कि दिल्ली में होने जा रहे 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और प्रदेशों के पदाधिकारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और विधायकगण व वरिष्ठ पदाधिकारी 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। और इसमें आगामी लोकसभा चुनावों के कार्यक्रमों पर मंथन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति और बड़े नेताओं का प्रवास तय करने पर चर्चा होगी। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। हाँ, कुछ भी चीजें हैं वो ये म्यूट रहेगा, लेकिन मतलब दादाजी सही बोल रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को दिल्ली में संपन्न होगा और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहित केंद्रीय कैबिनेट के सभी सदस्य, हमारे प्रदेशों के सभी पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, सभी प्रदेशों के माननीय विधायकगण और ऐसे ही सभी वरिष्ठ पदाधिकारी 2 दिन तक दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में रहेंगे। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम तय होने जा रहे हैं उस पर मंथन होगा। और जैसा कि विदित है कि एक पक्ष के भीतर लोकसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है, तो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसे रहेगी, किन किन बड़े नेताओं के कार्यक्रम का प्रवास तय होगा, इन सभी विषयों पर राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा हो। तो वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे का मामला। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की खबर का, जहां पर बीजेपी में आज राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कल इसका समापन कर दिया जाएगा। और इसी पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटाला भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अतिरिक्त जानकारी लेंगे। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की गई है, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, और लगभग इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। समय दिया गया था कि 10 बजे से बैठक का आयोजन किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेगी बीजेपी, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक विशेष रणनीति भी तैयार कर सकती है। जी बिल्कुल, देखें तो लोकसभा चुनाव के आने में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोश के साथ इस चुनाव में उतरना चाहती है और इसी के लिए वो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दे रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता में भी पकड़ बना रही है, अपना संगठन को भी मजबूत कर रही है। उसी के तहत ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम उन्होंने रखा है और इसके अंतर्गत प्रदेशों के विभिन्न जो भी विधायक हैं
पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ मोर्चों के अध्यक्ष, इन सभी के शामिल होने के और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के शामिल होने के बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल इस बैठक में मंथन होने जा रहा है कि लोकसभा चुनावों को किस तरह से इस बार जो हैट्रिक का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस हैट्रिक के दावे को किस प्रकार से पूरा किया जाए और किस प्रकार से अपना जो वोटर्स हैं उनको भी और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटरों के साथ इस बार की लोकसभा चुनावों के जीत भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में डाल सके। इसके लिए पूर्व में भी कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं और आगे आगामी समय में भी कार्यक्रम किए जाने हैं और उसी को लेकर इसमें 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय अधिवेशन, इसमें चर्चा की जानी है और इन्हीं चर्चाओं के तहत जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी अपनी अपनी लोकसभा सीटों पर किस तरह से लोगों के बीच जाकर और उनका प्रवास तय किया जाएगा। और बिल्कुल शुभम, बिल्कुल हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और रुक करेंगे सीधा राजधानी लखनऊ का, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। फल साग भाजी प्रदर्शनी 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज राजभवन प्रांगण में 55वीं प्रादेशिक फल साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर औद्यानिक फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने वाले सभी अपने अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही औद्यानिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए अभी यहाँ पर प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, नयापन करने का प्रयास किया है। कई ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से,
कहीं पे स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, कहीं पे पुष्पों की खेती के माध्यम से, कहीं पर पॉली हाउस के माध्यम से कुछ नयापन करने या कुछ नई तकनीक अपना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। यह आज के समय में जब डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है, सहयोग कर रही है, उन स्थितियों में उनके सामने आगे बढ़ने का एक अवसर है और हम सब आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदया के कि वह प्रतिवर्ष इस प्रांगण को प्रदेश के औद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले हमारे प्रगतिशील किसानों के लिए 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी उस अवसर पर संपन्न होगा। मैं उन सब को भी हृदय से जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से ये निवेदन कि राष्ट्र शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी में मौजूद थे और इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में आगे, बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे का मामला आया सामने। दंगे में शामिल अब्दुल मलिक पर कार्रवाई। दंगे में शामिल अब्दुल मलिक पर कार्रवाई। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति की गई कुर्क। अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की गई कुर्क। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क की गई। बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौजूद थी। दंगे में वांछित है अब्दुल मलिक और उसका बेटा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में दंगे का मामला, जिसमें दंगे में मुख्य रूप से आरोपी पाए गए थे अब्दुल मलिक, जिन पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। न सिर्फ अब्दुल मलिक बल्कि उनके बेटे की भी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं टीवी पर हम आपको एक और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा में हुए मामले में मुख्य रूप से आरोपी अब्दुल मलिक पाया गया था। अब्दुल मलिक और उसके बेटे को मुख्य रूप से आरोपी पाया गया था, जिसके बाद इन दोनों की संपत्ति कुर्क की गई। दंगे में वांछित हैं अब्दुल मलिक और उसका बेटा। बात करते हैं लक्सर के, जहां पर रेलवे चलाएगा बनारस के लिए 2 स्पेशल ट्रेन। रविदास जयंती पर बनारस के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। रविदास जयंती पर बनारस के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाएगा बनारस। 21 फरवरी को जालंधर से चलेगी ट्रेन। अंबाला, सहारनपुर, रुड़की और लक्सर से ट्रेन जाएगी वाराणसी। खबर जालंधर से, जहां पर भटिंडा से 22 फरवरी को वाराणसी तक चलेगी ट्रेन। वाराणसी के सर गोवर्धन में 24 फरवरी को होगा समारोह। संत रविदास के जन्म स्थल पर समारोह किया गया है आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भव्य म्यूजियम का करेंगे लोकार्पण। संत रविदास के जन्म स्थल पर समारोह आयोजित।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वही बता दें कि उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना जताई जा रही है। 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार। 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आज शनिवार को मौसम रहेगा शुष्क। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना। 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल ने भारतीय तट रक्षक के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर कृपा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड पॉलिएंड्री चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक हिमालयन ट्राइब का विमोचन किया गया। लेखक द्वारा इस पुस्तक में जौनसारी जनजाति समुदाय की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, जाति व्यवस्था, विवाह और त्योहारों की विशिष्टता, अर्थव्यवस्था, भाषाई स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी है। कुछ विधायकों द्वारा बजट सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की पैरवी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया। कहा कि जो लोग ठंड की वजह से गैरसैंण से दूरी बनाना चाहते हैं उन्हें उत्तराखंड छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि गैरसैंण उत्तराखंडियत का प्रतीक है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, यहाँ तो हिमालयी मौसम सदा ही रहना चाहिए। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। अब यदि हिमालयी राज्य के विधायकों को ही अपने प्रदेश में ठंड लग रही है तो उनका यहाँ रहने का क्या औचित्य है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को प्रदेश छोड़कर अपने मनमाफिक मौसम वाली जगहों में चला जाना ही बेहतर होगा। हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य में यदि सरकार को ठंड लग जाएगी, विधायकों को ठंड लग जाएगी, तो फिर ये हिमालयी राज्य किस अवधारणा का। हमको पार्लियामेंट के पास फिर जाना चाहिए, कहना चाहिए जो हिमालयी राज्य के रूप में आपने उत्तराखंड को बनाया है उसको निरस्त करिए, इसको जो है सामान्य राज्य के रूप में गठित करिए। फायदा लेने के लिए हम हिमालयी राज्य का नाम लेते हैं। और जब ठंड, अरे भाई हिमालय का स्वभाव है, वहाँ ठंड भी पड़ेगी, बर्फ भी होगी, बारिश भी होगी, जंगल भी होंगे, हवाएं भी होंगी, चढ़ाई भी होगी। तुम जब उससे घबरा रहे हो, और मैं विधायकों ने क्या किया मैं उस पर टिप्पणी नहीं, लेकिन सरकार ने यदि कहीं से आग्रह आया भी था तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये लग रहा है कि यह आग्रह जो है सरकार स्पॉन्सर्ड। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए हजारों की तादाद में सीटों के बैनर तले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भोजन माता समेत 11 संगठन पौड़ी की सड़कों पर गरजे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए सरकार को सेवा दे रहे संगठनों ने कहा कि उनको मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे अतिरिक्त सेवा ली जा रही है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतनभोगी बनाते हुए न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने कहा कि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी और साथ ही लोकसभा चुनाव के कार्य का बहिष्कार करेंगी, लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के बाद अब उपनल कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
और देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसको जीतने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। हालांकि बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सैकड़ों उपनल कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। नाराज उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहले उपवास रखा, फिर कर्मचारियों के प्रदेश में जाकर अपना समर्थन दिया। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार है जो लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। यही इसीलिए तो सड़कों पे हैं सर, इसीलिए तो हम सड़कों पे हैं कि जो हमारे धामी जी हैं, आप ये पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये जब विधायक थे तभी हमारे साथ थे, तब इन्होंने कहा था इन लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है और आज ये हम सबसे ज़्यादा हम उपेक्षित हैं। एक उपनल पूरे प्रदेश में जो है ना 70 से 80% कार्यालयों में उपनल कर्मी काम कर रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस पूरे प्रदेश को उपनल का प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद भी हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 13 से 14 घंटे हम लोग काम करते हैं इस अल्प वेतन में। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर मुख्य मांगे आपको सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हम लोग ने इसीलिए डबल इंजन की सरकार को हमने पूरा मौका दिया था। चलो डबल इंजन की सरकार से ये होगा कि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि इनको 1 साल के भीतर नियमितीकरण किया जाए और 6 महीने के भीतर जो है इनको समानकार समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट से जीते हम लोग, इनके पास तो बहुत अच्छा वो उदाहरण था कि हम लोग हाईकोर्ट से जीत रहे, इनको पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, किस बात की वो है। हम लोगों ने एक दिन रात एक करके इस भारतीय जनता पार्टी को वोट लगा के जिताए हैं। 28,000 कर्मचारी, अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी लगाएंगे तो हमारे वोट से ये लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है इनकी। इन बच्चों के इनकी मांगों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने, अपनी भावनात्मक समर्थन इनको देने के लिए आया हूँ। और इसीलिए मैं नॉर्मली मंत्री के वहाँ जब कूच इत्यादि होता मैं उसमें सम्मिलित नहीं होता, मुख्यमंत्री या विधानसभा कूच में सम्मिलित होता हूँ। और क्योंकि इन्होंने जो कुछ अपने प्रस्ताव में कहा है उससे मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत चिंतित भी हूँ। और स्वाभाविक है कि भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, भविष्य का कोई निश्चय नहीं है। एक तरफ जहां उपनल कर्मचारियों का आंदोलन है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष VP सिंह रावत ने देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखे जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में देश के 85 लाख NPS कर्मचारी बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है उत्तराखंड राज्य कर्मचारी प्रदेश है, राज्य की आजीविका का मुख्य साधन सरकारी कर्मचारी है। उत्तराखंड में गुजरात की तरह उद्योग नहीं है, यहाँ रोजगार के रूप में सिर्फ सरकारी नौकरी है और उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस का बड़ा मुद्दा होगा। जी इस वक्त राजनीतिक हाशिए पर हैं और केवल जनता द्वारा नहीं, उनकी पार्टी द्वारा भी उनको हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि कोई नेता उनको पूछ नहीं रहे। तो इस कारण वो और कुछ नहीं, राजनीति करने के लिए, राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सब जानते हैं ये कर्मचारी विरोधी क्या, हम तो हर जन के जो है हितैषी सरकार है। हमने कर्मचारियों की सभी मांगों को समय समय पर पूरा किया है। कर्मचारियों को समय समय पर जो है जो उनकी डिमांड रही थी उनके अनुसार जो है उनके भत्ते सब कुछ जो है हमारी सरकार ने दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देश भी दिया, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू की। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद उसको फिर से टर्न डाउन बीजेपी ने किया है। तो कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कौन उनके पक्ष में है। आज जितने घर चल रहे हैं जिसमें बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वो पेंशनर्स के परिवार से परिवार चल रहा है। और आने वाले 10-15 साल बाद की अगर हम कल्पना करें, अगर हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी और बेरोजगारी का जो हाल है, तो परिवार कैसे चलेंगे, घरों की भयानक स्थिति हो जाएगी। और राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट दिया है और हमारे खड़गे साहब ने कि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी
वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे सीधा और सरल उपाय है वो केंद्र में जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आएगी तभी हम इसको पूरे भारत में कर सकते हैं, और वही एक तरीका है ताकि इस हमारे स्ट्रक्चर को कोई खराब ना कर सके। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन नाराज कर्मचारियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कर्मचारी राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपनर कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या कर्मचारियों का साथ कांग्रेस की नैया पार लगाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आ गई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।